अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के तवज्जुह से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नायाब लेक्चर जिसका नाम है 4K लेक्चर। सही है। देखिए यार, ऑडिट को समझने से पहले मैं आपके सामने एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। देखिए, अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग का जो पहला पेज है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सही है। उसने आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया और आगे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो IS1 हो, IS2 हो, IS8 हो, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अलाइंड होता है। तो ट्रीटमेंट समझने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए बड़ी आसानी पेश आ जाती है। ऑडिट का छोटा सा मसला है और वो मसला ये है कि ऑडिट का कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिटर्न में एक्सप्लेन्ड नहीं है। कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आइजा ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा कोई 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस ऑडिट फर्म का। मैं अभी भी ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ, करंटली एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में, इंडोनेशिया में, कतर में, बार्सिलोना में, मैंने यहाँ पे भी काम किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह अपने इस एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश करूँगा और आपसे एक वादा करूँगा कि अगर आज की क्लास में 15 मिनट में आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आ गया तो अगला 60 से 70% कोर्स इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अलाइंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी, आगाज़ करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास का, दी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट। देखिए यार, अकाउंटिंग की दुनिया में 5 एलिमेंट्स हैं। एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंस है और इक्विटी है। छठी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी एंट्री है, या तो एसेट डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, या तो इनकम क्रेडिट होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा, रिसीवेबल डेबिट होगा, ये सारी की सारी अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट्स के अराउंड ही इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है। ऑडिट के भी प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और वो एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट 3 पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा एलिमेंट IFRS, चौथा एलिमेंट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और पांचवा एलिमेंट ऑडिटर की रिपोर्ट या ओपिनियन। ये जो पहला एलिमेंट मैंने आपसे कहा है 3 पार्टी रिलेशनशिप, इसके अंदर 3 लोग हैं। पहला शेयर होल्डर, दूसरा मैनेजमेंट या डायरेक्टर, तीसरा ऑडिटर। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स को समझने की और इनकी लॉजिक समझने की कोशिश करनी है और अगली क्लासेस में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे इससे इंशाल्लाह इसको लिंक करेंगे। तो चलिए जी, इस 5 एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ठीक है। देखें, एक साहब होते हैं और वो साहब ने एक बन कबाब का ठेला लगाया होता है। ठीक है। तो वो करता है कि वो सुबह में अंडे ख़रीदता है, बन ख़रीदता है, कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदता है और बैठ के वो अंडे वाला बर्गर या बन कबाब बेच रहा होता है। ठीक है। लोग आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा होता है उसका। इसी में एक ऑडिटर आता है, उसका बन कबाब खा रहा होता है और बन कबाब खाते हुए उसको कहता है, यार तुम नया नया ऑडिटर होता है ना, तो यार तुम ऑडिट क्यों नहीं करवाते भाई, तुम ऑडिट करवाओ। उसने कहा, यार ऑडिट क्या होता है? उसने कहा, बड़ा आसान है, मैं जाके चेक करूंगा कि तुमने 100 रुपये के अंडे खरीदे तो क्या 100 रुपये रिकॉर्ड किया भी है कि नहीं किया। आज 31 दिसंबर है तो मैं 31 दिसंबर वाले दिन तुम्हारे सारे अंडे काउंट करूंगा और चेक करूंगा जितने अंडे हैं क्या उतने ही तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ इन्वेंट्री रिकॉर्ड किए कि नहीं किए। तो उसने कहा, यार मैं अकेला बंदा, पैसा भी मेरा लगा हुआ है, ठेला भी मेरा है, मैं अपने आप को हिसाब किताब दे सकता हूँ, मैं तुमसे क्यों अपना हिसाब किताब करवाऊँ, मतलब मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँ, चलो भागो यहाँ से, अपना अंडा खाओ और भागो यहाँ से। ठीक है। वो ऑडिटर भी चला जाता है, वो अपना बिजनेस चला रहा होता है। फिर उसके बाद उसको ख्याल आता है, यार कि मेरे जब बर्गर की या मेरे अंडे की जब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो क्यों ना मैं अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करूं, बिकॉज मैं मैक्सिमम एक दिन में 150-200 बर्गर ही बना सकता हूं और उसको बेच सकता हूं, क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। तो वो फौरन से आता है, जी मैं एक कंपनी बनाता हूं। ठीक है। वो एक कंपनी बनाता है और कंपनी बना के जब वो कंपनी बना रहा होता है तो जितनी भी उसकी जमा पूंजी होती है वो सारा कंपनी में लगाता है, एज एन इक्विटी लगाता है। और फिर वो कहता है कि यार मुझे तो लैंड भी चाहिए होगी, मुझे तो एक बिल्डिंग भी चाहिए होगी, मुझे तो प्लांट एंड मशीनरीज भी चाहिए होंगे, लेकिन यार मैं ये सारे काम अकेले तो नहीं कर सकता। ठीक है। तो क्यों ना मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता हूँ। ऊपर डायग्राम देखते रहना, बस ऊपर डायग्राम देखते रहनी है और ऊपर डायग्राम में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, उस स्टोरी को फिलहाल आपने खुद डायग्राम से कनेक्ट और लिंक करना है। तो वो कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता हूँ। ठीक है। और वो डायरेक्टर्स मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऑपरेशंस को चलाते रहेंगे और ये कंपनी को चलाते रहेंगे, अंडे खुद ही खरीदेंगे, बन खरीदेंगे, ऑपरेशंस चलाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। अच्छा, डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए और ये जो साहब थे उन्होंने आराम से, इस कंपनी का नाम भी क्या रखा, इस कंपनी का नाम रखा KFC। ठीक है। अंडे वाले बर्गर से उसने KFC बनाई, KFC कंपनी बनाई और डायरेक्टर्स वगैरह को एंगेज कर लिया ताकि वो पूरी दुनिया में इस ऑपरेशन को संभाल सकें। और ये KFC साहब वाले जो थे ये आराम से घर पर बैठ गए। अच्छा, आगे क्या होता है,
ये जो डायरेक्टर्स थे ये पूरा साल ऑपरेशन चला रहे थे। जब पूरा साल ख़त्म हुआ तो इन डायरेक्टर्स ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ठीक है। कंपनी का नाम KFC, ठीक है। ईयर एंड 31 दिसंबर 2023 लेट से, और उसने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने पहली चीज़ बनाई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, PNL बनाया। उसने कहा पूरे साल रेवेन्यू 100 रुपये का, एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 रुपये की, ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपये का, ठीक है, और इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट 10 रुपये की, रिसीवेबल की इंपेयरमेंट 10 रुपये की, और कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 10 रुपये के। तो कंपनी का जो लॉस आ गया वो लॉस आया 10 रुपये का, ठीक है। कंपनी का जो लॉस आया वो 10 रुपये का आया। अब डायरेक्टर और मैनेजमेंट एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और कह रहे हैं यार ये इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट क्यों। उसने कहा भाई अंडे लेके जा रहे थे, 4-5 अंडे टूट गए, ठीक है, या अंडे ज्यादा खरीद लिए थे तो अंडे सड़ गए, या फिर हमारे पास हमने बन ज्यादा रखे हुए थे और वो बन खराब हो गए तो वो बेचने के काबिल तो नहीं है, और कुछ कस्टमर्स को हमने सेल्स करी थी क्रेडिट पे, वहां से पैसा अभी तक आया नहीं है। चूंकि ये जो KFC वाले साहब थे काका फजल चौधरी, जब ये पहले खुद बिजनेस कर रहे होते थे तो ये तो सुबह रात कॉलें कर रहे होते थे, इकट्ठा कर रहे होते थे, डायरेक्टर मैनेजमेंट तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस आ गया 10 रुपये का। इसने कहा यार पूरा साल गुजर चुका है, जब ये काका फजल चौधरी के सामने ये फाइनेंशियल्स पेश किए जाएंगे तो वो तो बड़ा गुस्सा होगा और कहेगा यार इन्वेंट्री कैसे इम्पेयर्ड हो गई, कौन सा कस्टमर जो कि पैसे नहीं दे रहा, ये सारे मामलात होंगे। तो एक काम ये करते हैं कि यार इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, रेवेन्यू जो मेरे पास ऊपर 100 रुपये का आ रहा है, आज 31 दिसंबर 2023 ईयर एंड है कंपनी का, और 1 महीने बाद मुझे किसी को ऑर्डर डिलीवर करना है, सही है। मुझे आज एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने कहा कि जी 1 महीने बाद आप 100 अंडे वाले बर्गर मुझे डिलीवर कर दीजिएगा। डायरेक्टर कहता है यार एक काम करते हैं ना, इस 100 रुपये, ये जो 20 रुपये अगले महीने का रेवेन्यू आना है इसको भी आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जी रेवेन्यू हमारे पास हो गया 120 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास हो गई 80 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 40 रुपये का। पर उसने कहा ये जो अंडे टूट गए, खराब हो गए, सड़ गए, यार काका फजल चौधरी को क्या पता होगा कि अंडे खराब हैं, यार छोड़ो, इस इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दो, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड ना करो, छोड़ दो उसको, सही है। इसी तरीके से ये जो रिसीवेबल की इंपेयरमेंट है कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, कस्टमर मर गया या कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, इसको भी रिवर्स कर दो। उसको क्या पता चलेगा कस्टमर ने पैसा दिया है या फिर नहीं दिया। और इसी तरीके से आपके पास जो तीसरी चीज आ रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसको क्या पता यार कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो, सही है। इस तरीके से करके उसने लॉस से प्रॉफिट दिखा दिया, और प्रॉफिट दिखा के एक AGM कॉल करी, और AGM में शेयर होल्डर के सामने एक बड़े जबरदस्त फाइनेंशियल से रखे जिसमें प्रॉफिट आ रहा था। जब प्रॉफिट आ रहा था काका फजल चौधरी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, आप डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, डिविडेंड दें, ठीक है, डिविडेंड भी दो, और मैं आपका प्रमोशन भी करता हूं, मैं आपको इंक्रीमेंट भी देता हूं, मैं आपको बोनस भी देता हूं। दोनों साइड बड़ी खुश हुई, लेकिन आप सबको पता है कि एट द एंड नीचे कुछ है नहीं, कंपनी लॉसेस में है। अच्छा जी, कुछ महीने गुजरते हैं, लोग सीनियर मैनेजमेंट चेंज होती है, डायरेक्टर चेंज होते हैं, नया बंदा आता है, वो कहता है कि भाई ये तो प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो कंपनी लॉसेस में है, ये तो इनएफिशिएंट कंपनी, तो कंपनी लॉसेस में। यहां पे जाके वो काका फजल चौधरी को बताता है कि जी आपके साथ सीन हो गया है ना, आपके साथ सीन हो गया है। तो काका फजल चौधरी कहता है अबे यार एक बंदा मेरे पास आया था एक ज़माने में जब मैं ठेला लगाता था, और वो मुझे कहता था यार ऑडिट करोगे, सही है, और मैंने उसको भगा दिया था। काका फजल चौधरी फौरन से उसको कॉल करता है, कहता है कि यार भाई क्या मेरा ऑडिट करोगे तुम। उसने कहा जी बिल्कुल ऑडिट करेंगे, आप तो एक कंपनी, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट भी है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, और ऊपर जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब आप रिवाइंड करें, और रिवाइंड करके आप यूं समझें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट वाले दिखाए गए थे काका फजल चौधरी को, अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहले ऑडिट हो चुका होता तो अगर जितने भी एरर्स थे या जितनी भी गलतियां थी वो सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी होती, सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी होती ऑडिटर। जब मैंने आपसे कहा कि अगले साल का रेवेन्यू आज कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, आपके जहन में एक IFRS आया होगा जिसका नाम है IFRS 15, और आपने फौरन से बोला होगा सर अभी तो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की ही नहीं है, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया, सही है। जहां मैंने आपको कहा होगा कि यार जो इन्वेंट्री है जो कि इंपेयर्ड हो चुकी है, इसका मैंने कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, आपके जहन में फौरन से एक स्टैंडर्ड आया होगा जिसका नाम है IS2, और आपके जहन में आया होगा इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो जब एक अंडा टूट चुका है, खराब हो चुका है, गंदा है, उससे कुछ भी नहीं कमा सकते, उसकी
NRV 0 है तो इसका मतलब है उसको आपने इंपेयर्ड करना है, मैनेजमेंट ने इंपेयर्ड नहीं करी। जहां मैंने आपके सामने कहा एक कस्टमर है जो कि मुझे पैसे दे ही नहीं रहा, तो आपने फौरन से कहा होगा सर एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, और मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। प्यारे बच्चों, ऊपर एलिमेंट्स को देखते रहना, और यहां पे मैं अब आपके सामने इस पूरी स्टोरी से इस एलिमेंट को कनेक्ट करता हूं। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसमें जो सबसे पहला बंदा आता है प्यारे बच्चों वो शेयर होल्डर आता है, बिकॉज कंपनी शेयर होल्डर बनाता है, प्रोमोटर्स बनाते हैं, सही है। उसके बाद वो किसको अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, ठीक है। डायरेक्टर रोजमर्रा की जिंदगी या मैनेजमेंट रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस वगैरह हैं उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तीसरी चीज ऑडिटर, और इस ऑडिटर को कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, इस ऑडिटर को भी अपॉइंट करने का राइट शेयर होल्डर के पास है। और ऐसा ही जो 4 का लेक्चर आपके सामने पेश हो रहा है, सेम चीज इंशाल्लाह हम कैफ 7 के लिए भी करने जा रहे हैं, और इनफैक्ट पूरे PRC 1 से लेकर MSc 2 तक के लिए करने जा रहे हैं। तो यहां पे तभी शेयर होल्डर के पास राइट रखा गया है कि जी आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, बिकॉज आपका पैसा लगा हुआ है, सही है। डायरेक्टर ने तो खुद 2 नंबरी करी होगी, वो क्यों अपने ऑडिटर अपॉइंट करे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तभी अगर आप देखें तो जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो AGM में अपॉइंट होता है, AGM में शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। यहां पे प्यारे बच्चों 3 पार्टी रिलेशनशिप, हमारे पास तीसरा बंदा आ गया, दैट इज कॉल्ड द ऑडिटर, सही है। हमारे पास सेकंड एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट यही है जो आपके सामने मैंने P&L पेश किया हुआ है, ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमारा तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास है IFRS। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होते हैं ये IFRS के हिसाब से प्रिपेयर्ड होते हैं। और यहां पे आपके पास जो चौथा एलिमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैनेजमेंट 120 रुपए का रेवेन्यू दिखा रही है तो क्या ये रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से है भी या नहीं। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 रुपए की दिखा रही है तो क्या वाकई में कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 रुपए है या नहीं। अगर मैनेजमेंट कह रही है मेरी कोई भी इन्वेंट्री इंपेयर्ड नहीं है, अगर मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे सारे कस्टमर अच्छे हैं, कोई भी बैड डेट नहीं है, अगर मैनेजमेंट कह रही है कि मेरा रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, सारी की सारी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर चुका हूं, तो ऑडिटर रिस्पेक्टिव IFRS के हिसाब से जाके चेक करता है और देखता है कि जी क्या मैनेजमेंट ने जो नंबर बताए हैं क्या ये नंबर वाकई में सही हैं या सही नहीं है, और इसी के ऊपर वो एक ओपिनियन देता है। अगर तो नंबर सही है तो वो कहता है जी नंबर बिल्कुल सही है, अगर तो नंबर सही नहीं होते तो फिर ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है, एक ओपिनियन देता है जिसमें वो कहता है कि ये जो नंबर आपके सामने पेश किए गए हैं ये नंबर ठीक नहीं है। और इन सारे काम के लिए ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, और वो कैसे करता है, वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिपेयर एंड एक्सपेंस है इसको कैपिटलाइज कर दिया, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर कहेगा भाई ये 15-10 रुपए की कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है एसेट में, इसकी पर्ची तो दिखाना, इसकी इनवॉइस तो दिखाना। इनवॉइस देखता है और वो कहता है कि अबे AC में गैस भरी है और गैस तो हर साल AC में भरनी होती है, तो भाई ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कैसे हो गया, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तो मिलना ही नहीं है, ये तो 1 साल बाद वापस एक्सपेंडिचर इनकट करना है, तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ बल्कि ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नहीं ये कैपिटलाइज नहीं होगा, उसको शराब से नीचे से P&L में लेकर आओ और इसको एक्सपेंस आउट करो। प्यारे बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है। इसी तरीके से जब वो इन्वेंट्री काउंट करने जा रहा होगा वेयर हाउस में और वो देखेगा ये अंडे टूटे हुए हैं, वो अंडे टूटे हुए हैं, ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, तो कहेगा भाई जब ये चीज खराब है तो बिकनी तो है नहीं ना, ये यूज होनी है, तो क्या आपने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की हुई है। अगर इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी तो मैनेजमेंट को कहे भाई करें इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो रिपोर्ट है ना उसमें मैं लिख दूंगा कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। प्यारे बच्चों तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा दी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट, जिसमें हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था, इन 5 एलिमेंट्स को हमने पढ़ना था और समझना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका और पोस्टमार्टम करेंगे और मज़ीद चीज़ों को इसी डायग्राम से कनेक्ट करके चलेंगे। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।